नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर की। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बयानबाजियां अब शुरू हो गई हैं। उपचुनाव में इनेलो से उम्मीदवार अभय ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया है। मेरे लिए चुनौती नहीं, चुनौती तो उनके लिए हो रही है। उनके पास तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं है। मैंने तो धनखड़ से कहा है, धनखड़ की जी का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है, मौका है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं, अभी तो नॉमिनेशन में समय है। बजाय किसी और को उतारने के, धनखड़ साहब तो आज ना एमएलए ना कहीं से एमपी है, ना राज्यसभा का कोई दाव लगने वाला। तो इस अवसर का लाभ धनखड़ को उठाना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। मेवात में महामानव मोदी विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, तो रामविलास शर्मा ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। 2014 से पहले जो हरियाणा प्रदेश का हाल था आज वो नहीं है। 14 से पहले रेवेन्यू आया करता 200 करोड़, 250 करोड़, 100 करोड़ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 723 करोड़ और मेरे बनने का 723 है। उसके बाद 1035 करोड़ आया। ये रेवेन्यू तभी तो आया जो लोगों की चोरी को रोका। सब कुछ कह दिया, सब कुछ हमने ठीक कर दिया, ये तो कभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पर हमने 90% जो चोरी पे लगाम लगाने का काम करा है। और कुछ आपके हों तो आप बताना, उन खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके रास्ते रोकेंगे। होता है, पार्टी की कोई नीति होती है, पार्टी के कोई असूल होते हैं। आज केवल और केवल भाई नरेंद्र मोदी को गाली देना है, तो इसमें सब पार्टियां अपना वजूद खोती जा रही है। चरखी दादरी में लखीमपुर हिंसा के खिलाफ शहर भर में विरोध किया गया। इसमें निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी धरना दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज प्रदेश भर में न केवल धरने दिए गए बल्कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार रोष प्रदर्शन किए गए और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किए गए। इसी कड़ी में चरखी दादरी में भी आज किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले न केवल प्रदर्शन किया बल्कि उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना भी दिया, जमकर नारेबाजी की। पूरे शहर भर में पहले संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने और दूसरे सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद रोष प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। काफ़ी जद्दोजहद वहां पर किसानों ने की और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद वो उपायुक्त कार्यालय के बाहर चले गए। उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र देकर मामले की जांच किए जाने की मांग भी की गई। खुद चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में विभिन्न खापें भी आगे आई। उन्होंने भी इस पूरे मामले की निंदा करते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और वही करनाल में फसल में नमी के चलते धान की खरीद सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जिससे किसानों में गुस्सा है। किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया और नई अनाज मंडी के गेट को बंद कर दिया। इसके बाद किसान नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर उतरे और जाम लगा दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक धान की खरीद नहीं की जाएगी तब तक जाम नहीं खोला जाएगा और जरूरत पड़ी तो पूरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाएगा। किसानों के रुख को देखते हुए पुलिस ने हाईवे पर व्यवस्था कड़ी कर दी है। ये मंडी में माल पड़ा है, 3-4 दिन हो गए। कह रहे हैं गिल्ला है, माल सूखा पड़ा है ट्राली में। अब 3 बजे का शेड्यूल वाले नहीं आते, ना कोई गेट पास काट रहा है। 7 बजे सवेरे आएगी। ट्रालियों की देखो कितनी लाइन लगी है, कोई इंतजाम नहीं है सरकार का। ना तो अपना माल नहीं तोल रहे बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं गिल्ला है माल बिल्कुल सूखा पड़ा है। किसानों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे भी आपको फसल लेनी, गेहूँ या सब्जी हो, अन्य कोई भी फसल लेनी है, उसका
और वही टुहाना के हिसार चंडीगढ़ रोड पर गांव भीमेवाला के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148B को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में लंबे समय से बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिसका प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। वही ग्रामीणों के जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लाइन लगी हुई है, पर ग्रामीण जाम खोलने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन संघर्ष समिति के नेता ने बताया कि उनके गांव में बारिश के बाद खेतों और मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें खराब होने के साथ साथ मकानों के गिरने का भी भय बना हुआ है। इस दौरान किसानों ने लखीमपुर घटना पर कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सख्त से सख्त। आज किसान आंदोलन संघर्ष समिति भी मेवाड़ा द्वारा NH 148B को जाम किया हुआ है। जब से हमारे गांव में पहली बारिश हुई है, तब से जल भरने की समस्या बनी हुई है। 27 तारीख को यहाँ SDM साहिबा पहुंची थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मेडिसिन देने और फॉगिंग करवाने बारे आदेश दिया था, लेकिन SDM साहिबा के आदेश से स्वास्थ्य महकमे पर कान पर दूर तक नहीं रहेंगी और गांव के अंदर लोग बीमार हो चुके हैं, पशु बीमार हो चुके हैं। शासन और प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की गांव की स्थिति नहीं संभाला गया है। जल निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। अगर हमारी एक या 2 दिन पूरी सुनवाई नहीं की गई तो जल निकासी का प्रबंध ना किया गया तो ये रोड जाम अनिश्चितकालीन समय तक जारी रहेगा। और वही महेंद्रगढ़ में विधायक रावदान सिंह ने शहर की टूटी सड़कों और पार्क की बदहाली का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने अपने निजी कोष से 148B स्थित हाईवे के गहरे गड्ढे को भरवाया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण महेंद्रगढ़ का हाल बुरा है। पंचकुला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल ने नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अफसर और कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। ऑफिसर के अलावा 10 से 12 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिनकी रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाई गई थी। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मेयर ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आगाह किया कि वे समय पर कार्यालय में पहुंच करें और जो लोग निगम कार्यालय में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हमले के बाद से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदेश में किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पानीपत में भी किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुरक्षा से के लिहाज से लघु सचिवालय के एक गेट को बंद करके पुलिस बल तैनात किया गया। रेलवे की कीमती जमीन पर अवैध रूप से बनी संजय नगर कॉलोनी को तोड़फोड़ दस्ते ने गिरने के लिए अब कार्रवाई शुरू कर दी, यानी कि अब लगातार उसे गिराया जा रहा है। 4 दिन पहले भी यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को रेलवे प्रशासन को रोकना पड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर दोबारा यहां तोड़फोड़ की शुरुआत की गई। भारी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के साथ साथ लोकल पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। कुछ लोगों की तरफ से इस तोड़फोड़ का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा रखा है, मुझे यहाँ कार्रवाई हो रही है, डेमोलेशन हो रही है रेलवे की तरफ से। मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, लॉ एंड ऑर्डर की पालना करने वालों से पूछा गया था। मैं 400 साढ़े 400 करीब पहले तोड़े गए थे। अब मेरे ख्याल 250 के लगभग बता रहे हैं रेलवे वाले। सुनवाई की मैसेज जो कार्रवाई वो कर रहे हैं रेलवे वाले जी। यमुनानगर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें हरियाणा के कई किसानों की जमीन को हिमाचल और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी दिखा दिया गया है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा में किसानों के साथ हुई ठगी भी पकड़ी गई है। मामला यमुनानगर के सडोरा और जगाधरी अन्य ब्लॉकों का है, जहां पर लगभग 300 एकड़ ज़मीन ऐसी है जहां पर मालिक तो हरियाणा के हैं, लेकिन मालकियत हिमाचल और उत्तर प्रदेश के किसानों की दिखाई गई है। मामला इस तरह से पकड़ में आया जब सरकार ने कहा कि 1 तारीख से 3 अक्टूबर तक जो भी किसान है जिनका मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो रजिस्ट्रेशन कराया। जैसे ही किसानों ने रजिस्ट्रेशन ओपन करवाया तो उन्हें पता लगा कि उनके नाम का जो मालिकाना हक है वहाँ पर तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल के किसान हैं। तुरंत उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर
जसविंदर सैनी ने बताया कि उनके जैसे मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भी ये मामला प्रकाश में लाने को कहा है। ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, इसमें कोई आड़ती है, कोई सियासी सेंटर है, जो भी है जल्दी सरकार उसे पकड़ेगी और कानूनी रूप से उसे दंड भी देगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वही भिवानी जिले में भी 10 साल से अधिक पुराने डीजल इंजन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे वाहनों का इस्तेमाल ना करें। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 10 साल पुराने डीजल वाहनों व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर एनसीआर क्षेत्र में रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए जाने के बाद भिवानी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत ने तमाम थानों व चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं कि आमजन व वाहन चालकों को न केवल चौक चौराहों पर मोटिवेट किया जाए, जागृत किया जाए, बल्कि पुराने वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को तल्ख लहजे में समझाया भी जाए। बहरहाल न केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि तमाम थानों के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा और चौकी प्रभारियों के द्वारा अपनी अपनी टीमों के साथ विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चालकों को इस बारे जागृत किया जा रहा है कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन व 10 साल पुराने डीजल वाहन किसी भी सूरत में सड़कों पर ना चलाएं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इस नियम की, इस कानून की कोई अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ ट्रैफिक नियमों के साथ साथ और भी जितनी धाराएं लगती हैं उनके अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पहले निर्देश जारी किए गए थे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जिस तरह से अब आदेश जारी किए गए हैं एनसीआर क्षेत्र के लिए, तो उसके बाद कितना असर भिवानी सरीखे इलाके में पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। गुरुग्राम में पेट्रोल ने शोधक पार कर लिया। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 91 रुपए 42 पैसे है, जिससे लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ रही महंगाई से उनकी जेब अब ढीली हो रही है। गुरुग्राम में पेट्रोल ने अपना शतक पार कर लिया। गुरुग्राम की रेट की मैं बात करूं तो 100 रुपये 12 पैसे पेट्रोल पहुंच गया और वहीं दूसरी तरफ डीजल 91 रुपये 49 पैसे पहुंच गया, तो जिससे कि जो आम लोग हैं उनकी जो पॉकेट है उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। इस समय मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, यही लोगों से मैं बात करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से जो रेट बढ़े हैं तो उनकी पॉकेट पे कितना असर देखने को मिला है। भाई, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? भाई काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। कितनी महंगाई? महंगाई तो काफ़ी है। अब इतना काम धंधा नहीं, जितना ये 100 रुपये लीटर कर रखा पेट्रोल का, तो जेब पे असर पड़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है इसमें। तो सुना आपने कि लोगों की जो पॉकेट है उस पर असर ज़रूर पड़ रहा है। जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरीके की डीजल पेट्रोल की मैं बात करूं तो कितना असर देखते हैं डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं? भाई बड़े परेशान हैं और जो सरकार है बेकार है, बिल्कुल गरीब आदमी के लिए तो सरकार ही नहीं है। ये तेल के 100 रुपये हो गए हैं, बताइए, तनख्वाह वही 10-12 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, क्या करें? बड़े परेशान है भैया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेने पड़ेंगे इसकी वजह से। तो आपने सुना लोगों को काफ़ी उनकी जो पॉकेट असर पड़ रहा है, सैलरी का जो ग्राफ है वो बढ़ रही पड़ा। नाम बताइए। हुक्म सिंह। कितना असर बढ़ रहा है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? भाई इनकम कम हो गई है और पेट्रोल और महंगाई तो सिर पे चढ़ के बोल रही है। काम धंधे अब कहाँ रहे हैं? कितना असर देखते हैं? क्या देखे, बस यही है कि जैसे तैसे काम चल रहा है। तो आपने देखा जो लोगों का कहना है वो साफ तौर पर यही है कि जिस तरीके से महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ एलपीजी जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल और डीजल के रेट है उनको नियंत्रण में करें और एक आम जनता को इससे राहत मिले। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। और कैथल में एक दंपत्ति के डबल मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मामले में 1 लाख रुपए के नामी मोस्ट वांटेड आरोपी को सीआईए पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने मोस्ट वांटेड आरोपी को शरण देने वाले 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 24 सितंबर को आरोपी ने पति पत्नी की दिन दहाड़े हत्या की थी। 24 सितंबर को एक दंपत्ति का डबल मर्डर हुआ था सिटी थाने के एरिया में। उसमें जो हमारा मुख्य आरोपी था राजेश, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसको पकड़ने के लिए कई टीमें हमने लगा रखी थी और उस पर हमारी रिक्वेस्ट पे डीजीपी साहब द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। उसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज हमारी CIA 1 की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। वह ठरवी गांव है, जिला फतेहाबाद, वहां पर अपने कुछ दूर के रिलेटिव्स हैं, वहां पर छुपा हुआ था। वहां से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। और वही नारनौंद के पास हांसी चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। गांव राजस्थल निवासी 26 वर्षीय युवक मशीन ठीक करने की दुकान चला रहा था। युवक दुकान से वापस घर जा रहा था। रास्ते में बस से उसकी टक्कर हो गई। मेरा भाई था जयदीप, जो अपने दुकान से अपने घर जा रहा था गांव राथल। जो सामने से 1 किलोमीटर स्कीम वाली बस आ रही थी, जिसने इसको सीधी टक्कर मारी और ये ऑन द स्पॉट ही इसकी डेथ हो गई। हाँ, एक मरीज आया था अभी, जिसको कुछ उसके परिजन लेके आए थे, जो ब्रॉड डेड की हालत में है। हमने जो भी संभव प्रयास थे वो किए, पर वो ऑन द स्पॉट ही गुजर चुका था। बच्चा 26 साल का है, एक जयदीप नाम का, राजस्थल गांव से। परिजन क्या कुछ कह रहे? परिजन तो ये बता रहे थे जी, ये दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हो रहा था और बाइक पे था और कोई बस, जैसा वो बोल रहे थे कि भाई कोई रोडवेज बस थी। वो तो मुझे नहीं पता वो रोडवेज बस थी या प्राइवेट बस थी, जो भी है। तो वो ओवरटेक के मामले में शायद बस वाले से थोड़ी बहुत टक्कर लगी होगी, जैसा इन्होंने बताया, तो उस हिसाब से। और इसी के साथ फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।